आपका इलाज तमाम वैद्यों ने किया लेकिन आप ठीक ना हो सके। किया था महाराज। हाँ। आपकी छोटी महारानी ने आपका इलाज किया और अपना ठीक हो गए थे महाराज। और ठीक हो जाने के उपरांत आपने राजगद्दी महारानी को सौंपी थी महाराज, याद है? हाँ याद है महाराज। मैं तो इस राजगद्दी का गुलाम हूँ। इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है महाराज। महाराज। हाँ। महारानी ने हमसे पत्र लिखवाया कि आपके पिताजी की आंखें चली गई हैं तो अपनी आंखें निकाल कर हमें दे दो। लेकिन महाराज आंखें क्यों निकलवाई थी इस विषय पर मैं नहीं जानता हूँ। क्या? हाँ महाराज। ये मेरी नारी और पत्र लिख करके उसने भेजा कि आंखें, ये सब माजरा क्या है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मंत्री जी, ये मामला क्या है? महाराज। हाँ मैं आगे कुछ नहीं जानता हूँ कि खड़ा हो गया मंत्री कलाम से। बेटा कहने लगा मंत्री जी बस करिए बस, ना आप जानते हैं ना हमारे पिताजी जानते हैं। अच्छा। मैं सब कुछ समझ गया, आखिर इसमें मामला क्या है? क्या है बेटा बताओ। सच्चाई तो अब हमारी समझ में आई है मंत्री जी, मेरे पिताजी इसमें बिल्कुल कसूरवार नहीं है। अच्छा। मुझे सब समझ में आ गया है कि आखिर ये मामला पैदा हुआ तो कहाँ से हुआ। बेटा हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से कहने लगा है पिताजी सब कुछ मैं बताता हूँ। जब मैं उड़ीसा राज्य की रक्षा के हित में जा रहा था, हाँ बेटा। मैंने सभी माताओं से मुलाकात की। हाँ। और जब मैं छोटी माता से मुलाकात करने के लिए गया, हाँ मेरे पुत्र। मैंने जैसे उनके चरण स्पर्श करना चाहा, उन्होंने हमें दूर हटा दिया और झटक करके अलग खड़ी हो गई। क्या? मैंने उन्हें माँ कह करके पुकारा। हाँ। उन्होंने मुझे बेटा कहने से मानने से इनकार कर दिया। क्या? मैंने कहा तुम मेरी माँ हो, तो उन्होंने कहा नालायक मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अच्छा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरा हम उम्र है, मेरे साथ तैयारी कर ले, तेरा जीवन बदल जाएगा। मैं आपका आज्ञाकारी बेटा। उन माता के ये काम भरे शब्द सुन करके मेरा कलेजा फट गया पिताजी। मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया कि मेरे प्राण भले चले जाएं, मगर मैं अपने पिताजी के मान सम्मान में आंच नहीं आने दूंगा। मैंने क्या किया, वो बहुत ही जबरदस्ती मेरे साथ में बदसलूकी करने की कोशिश उन्होंने की, मगर मैंने कैसे ना कैसे जंगल से अपने प्राणों को बचा करके मैं वहां से निकल करके मैं उड़ीसा राज्य को चला गया। उतने समय मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। अगर मैं उतने समय अगर बताता कोई बात तो शायद बात है उस समय राज्य में प्रलय आ जाता। इसीलिए मैंने बताना जरूरी ना समझ करके पिताजी मैं उड़ीसा के लिए चला गया। वो कहती थी तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं कुणाल, मैं तेरी आंखों को देख करके मोहित हो गई है। और महाराज पिताजी इन्हीं कारणों के चलते मैं वहां से चला गया। हमें तो लग रहा है इन्हीं कारणों से ये भैया ने मेरी आंखें निकलवा ली हैं। आपका झांसा दे करके बहुत सारे बड़े सच्चाई तो ये है पिताजी। और एसजी भी जो हम जैसे ही इतनी बात तो मैंने आपको बताया महाराज ने सुनी, महाराज का धमनियों में गरम गरम लोहो बल पड़ा। लाइन चले ना चले कहने लगे मंत्री जी महाराज मैंने तो अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दिया। अच्छा। और मेरे जीवन का एक उसूल रहा है कि मैंने कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया अपने जीवन में। जीने तो आता है, इस नालायक हरामिनी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। अच्छा। लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता। मैंने बुद्ध के धम्म को जो स्वीकार कर लिया। महाराज मैं स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाया हूँ, मेरा उसूल टूट जाएगा मंत्री जी, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। अच्छा। जाओ उस कमीनी को पकड़ करके घसीटते हुए हमारे दरबार की तरफ लेकर के आओ।
वो कहा गया कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिलई मतलबी यार ना मिलई और मधुरी हो जाए काली कलकला ना हर समय करना आवे तो भरती नाली ही ब्यूटी फुल बद चलन मार से काली काली ही आवेश दिया है घसीट करके लाओ मारे याद घसीट के सभा बीच में मंदी है और सभा बीच में पटक दिया है और सभा बीच में पटक दिया है सोनिया ध्यान लगा है जैसे ही परिवार में ले जाकर के पहुंचे महाराज ने कहा मंत्री जी हमारा और नालायक बेहूदी बेशरम बदकार नालायक कहीं की मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली मैंने तुझे हार समझा था कलायक ना सजाने को तू काली नागिन बन बैठी हमी को काट खाने को और नालायक ओ बेहूदी बेशरम लुटी गुंडी नारे और ऐसा करे तेरे लाल सड़क में भर गई शर्म उतार खड़े करो नालायक हट्टर लगाओ नालायक के बदन की एक तरफ से खाल खींच लो नालायक देखते जाओ इसके साथ में क्या सलूक करता है